हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी आरओ एआरओ एग्जाम में पूछे गए अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के क्वेश्चन पेपर को। तो इसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर होगा 2021 से लेके 2001 तक के बीच में। क्वेश्चन पेपर जितने भी पूछे गए हैं तो उनमें जो अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है यानी कि इकोनॉमी का, उसके क्वेश्चंस का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसके पहले की वीडियो सीरीज़ में हमने पॉलिटी कवर कर ली है, साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, ये सारी ही वीडियोस आपको अवेलेबल करवा दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए और अपनी रिवीजन को ज़रूर जारी करते रहिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। और अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमी का, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो लिखा है महिला समृद्धि योजना, ये 1993 का था, बिल्कुल सही है ये ईयर। महिला स्वशक्ति योजना, वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान, तो ये 1998 का है, ये भी बिल्कुल सही है। वुमेन एम्पायर प्लान यानी महिला साम्राज्य योजना, ये 1989 का है, ये भी सही है। बात करें अगर राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, नेशनल पोषाहार मिशन प्लान 2003, तो ये रॉन्ग है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए महिला समृद्धि योजना देखिए तो 1993 सही है। महिला स्वशक्ति योजना ये 1998 सही है। महिला साम्राज्य योजना ये 1989 सही है। और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना ये 2001 में आया था, न कि 2003 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। ये पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और इनका जो अप्लाइड ग्रोथ मॉडल यानी कि प्रयुक्त विकास मॉडल था। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट वाला जो मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे से संबंधित था। तो यहाँ पे हम इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये महान लोबिस मॉडल पे आधारित थी। ओके, तृतीय पंचवर्षीय योजना ये एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी वो अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। तो यही आपका सही कूट है, ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए जो इसके ऑप्शंस होंगे यानी कि सेवा क्षेत्र, जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सर्विस सेक्टर है। और आर्थिक समीक्षा जब 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 53% है। ठीक है, बाकी जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र, इनमें अगर कंपेयर किया जाए सर्विस सेक्टर से तो वो कम है। ओके, इसलिए आपका सेवा क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फार्मर विच हैज़ लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर इज नोन एज, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की जोत या भूमि है उसको जाना जाता है लघु कृषक से। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर या लघु कृषक किसको कह सकते हैं, स्मॉल फार्मर। तो एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे लघु कृषक के रूप में जाना जाता है। और यदि बात करें देखिए सीमांत कृषक की, तो इनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है जोत वाली, तो उनको कहते हैं सीमांत कृषक। लघु कृषक कहते हैं, मैंने आपको बताया 1 से 2 हेक्टेयर तक की जोत या जोत आकार या भूमि हो तो उनको लघु कृषक कहेंगे। अर्ध मध्यम कृषक, तो ये 2 से 4 हेक्टेयर इनके पास जोत होती है। मध्यम कृषक किसे कहेंगे, तो 4 से 10 हेक्टेयर तक इनके पास जोत होती है। बड़े और वृहत, तो ये 10 हेक्टेयर या इससे अधिक तक की जोत हो तो वो बड़े या वृहत कृषक कहलाते हैं। तो सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम, लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम कृषक ये 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में इनकी परिचालित क्षेत्र या जोत भूमि होती है। मध्यम कृषक के पास 4 से 10 हेक्टेयर, बड़े या वृहत कृषक के पास 10 हेक्टेयर है, इससे अधिक तक की जोत आकार की भूमि होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
In India, businesses with an investment up to ₹1 crore and turnover up to 5 crore are known as। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है माइक्रो इंटरप्राइजेस, माने कि सूक्ष्म उद्योग के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो भारत में 1 करोड़ रुपए तक के विनियोग तथा 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले उद्यमों को सूक्ष्म उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जैसे MSME आपको देखने को मिलता होगा, तो वही चीज़ बात की जा रही है। अब इनका जो क्राइटेरिया होता है विनियोग और वार्षिक टर्नओवर, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो सूक्ष्म उद्योग होता है उसका जो विनियोग होता है वो 1 करोड़ तक होता है। विनियोग देखिए, इसका मतलब हो जाएगा आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर मतलब पूंजी कितनी लगाई जा रही है और प्लस आय कितना हो रहा है। देखिए, यहाँ पे उद्यम के प्रकार दिए गए हैं, विनियोग दिया गया है और वार्षिक टर्नओवर दिया गया है, यानी कि कितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है यहाँ पे डेटा दिया गया है और यहाँ पे कितना आपको शुद्ध लाभ हो रहा है, यानी कि टर्नओवर कितना हो रहा है यहाँ दिया गया है। तो जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उनमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कितना होगा, तो 5 करोड़ तक। लघु उद्योग है तो इसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का विनियोग या इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से 50 करोड़ तक का इसका वार्षिक टर्नओवर देखने को मिलता है। मध्यम जो उद्योग होते हैं इसमें 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या विनियोग होता है और इसका जो वार्षिक टर्नओवर है ये 50 करोड़ से 250 करोड़ तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरियाज हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। और जो सूक्ष्म वाला पूछा गया था कि किसका विनियोग 1 करोड़ से ये टर्नओवर 5 करोड़ तक होता है, तो सूक्ष्म उद्योग आपका करेक्ट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन्ड इन द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 ऑफ इंडिया। तो ये उस टाइम का इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अभी बस इसका आंसर देख लेते हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये इसको शामिल नहीं किया गया था। 2020 में देखिए 3 विधेयक पारित किए गए थे ना, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस पर बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया था, जंतर मंतर पे ये किसानों की सभा भी काफ़ी दिनों तक वो लोग हड़ताल पे बैठे रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम का ये इम्पॉर्टेंट था, इस वजह से पूछा गया था। तो उसमें MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को शामिल नहीं किया गया था, इस वजह से वो लोग हड़ताल पे बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। ये जो सही नहीं है या सुमेलित नहीं है, ये देखिए आया था 1872 में, 1870 नहीं होगा, 1872 होगा। ठीक है, बाकी देखिए बात करें कंपनी अधिनियम, ये 2013 में आया था, बिल्कुल सही है। पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम 1932 में आया था, ये भी सही है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वस्तु विक्रय अधिनियम, ये 1930 में आया था, ये भी सही है। बाकी जो गलत है ये 1870 नहीं होगा, ये 1872 होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला था, तो ये 1872 में आया था और ये भारत का मुख्य संविदा कानून है। यह अधिनियम संविदाओं के निर्माण, निष्पादन और प्रवर्तनीयता से संबंधित सामान्य सिद्धांतों तथा क्षतिपूर्ति एवं गारंटी, जमानत, गिरवी तथा अभिकरण एजेंसी जैसी विशेष प्रकार की संविधाओं से संबंधित नियम निर्धारित करता है। और देखिए कंपनी अधिनियम की बात करें तो ये 2013 में आया हुआ था और भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कंपनियों के निर्माण, उनके उत्तरदायित्व, उनके निदेशक तथा उनकी समाप्ति आदि का नियमन करता है। साझेदारी अधिनियम की बात करें तो ये 1932 में पारित एक अधिनियम है जो साझेदारी फर्मों का नियमन करता है। और वस्तु विक्रय अधिनियम की बात करें तो ये 1930 में पारित हुआ था। तो ये चीज़ आपको ईयर वाइज, डेट वाइज सब कुछ ध्यान में रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन पूछा गया था मुद्रा या बैंकिंग एवं कर प्रणाली से संबंधित था और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से संबंधित क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें इस सेक्शन के अंतर्गत पूछा गया था,
कंसिडर द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कौन कौन से गवर्नर्स हैं? डॉक्टर सी रंगराजन, IG पटेल, डॉक्टर D सुब्बा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो देखिए, उनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट हो जाएगा। तो इनका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का सही कालानुक्रम हम देख सकते हैं। देखिए, डॉक्टर IG पटेल, तो ये दिसंबर 1977 से सितंबर 1982 तक आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं का कार्यकाल होगा IG पटेल का। नेक्स्ट देखिए, मनमोहन सिंह का कार्यकाल, ये सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक आए हुए थे। तो IG पटेल के बाद कौन आए थे? मनमोहन सिंह। देखिए, थर्ड नंबर पे सी रंगराजन 1992 से 1997 में थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी रंगराजन का कार्यकाल दिसंबर 1992 से नवंबर 1997 तक। और डॉक्टर सुब्बा राव का जो कार्यकाल है ये सितंबर 2008 से लेकर सितंबर 2013 तक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। और अभी वर्तमान में अगर रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें तो वो है शक्तिकांत दास, और इनको ग्लोबली अवार्ड भी मिल चुका है कि बेस्ट गवर्नर है किसी भी बैंक के, तो हमारे ही हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो 2021 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे एंड होता है इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के सेक्शन का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 2021 का। चलिए हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। UPPCS 1 संकल्प से सिद्धि यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए लाया है प्रीमियम प्रैक्टिस बैच RO-ARO के रिगार्डिंग। ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में बाइलिंगुअल अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसकी जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 50 PDF टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि हिंदी के 60 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे प्लस 140 क्वेश्चंस GS के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उनका फुल एनालिसिस वीडियो के थ्रू किया जाएगा। प्रीमियम क्विज ग्रुप आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत सारे क्विज आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। RO और PCS के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी। करंट अफेयर्स का एक अलग ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और प्रहार मैगजीन जो हमारी करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड बनाई जाती है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। रीजनिंग, कृषि, जनसंख्या और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं एक आपको संपूर्ण कवरेज देखने को मिलेगा। तो ये सारा ही कुछ फीचर आपको हमारी RO-ARO के रिगार्डिंग प्रीमियम प्रैक्टिस बैच क्विज में मिलेगा। संपूर्ण सिलेबस कवरेज की गारंटी आपको दी जा रही है और इस बैच से यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल मुफ्त में फ्री में करवाई जाएगी। तो अगर आपको हमारे इस बैच से जुड़ना है तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अब हम इसमें 2016 में जो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था UP RO-ARO का, उसके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था मुद्रा या बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन बॉन्ड इज़ नॉट ट्रू। हरित बॉन्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ग्रीन बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन इज शॉर्ट डेट मैच्योरिटीज़। हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। तो ये आपका जो कथन है ये गलत हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं फिर D ऑप्शंस पे मूव ऑन करेंगे। देखिए, जो ग्रीन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट होता है यानी कि हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। जैसे देखिए इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, क्या वातावरण हमारा ग्रीन होना चाहिए। तो ये किससे रिलेटेड होता है, सिर्फ जलवायु मित्र परियोजनाओं में। ओके, तो पहला ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि ग्रीन बॉन्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड इन 2007। तो हरित बॉन्डों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था, इसलिए ये भी करेक्ट है। जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ग्रीन बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल मार्केट इनोवेशन, हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो D ऑप्शन कह रहा है कि ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं
हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, ये गलत है। तो देखिए बात करते हैं यहाँ के एक्सप्लेनेशन की। तो हरित बॉन्ड वर्ष 2007 में दो प्रमुख बहुपक्षीय बैंक यानी कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय निवेश कोष, इनके द्वारा प्रथम हरित बॉन्ड जारी किया गया था। जो हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, ये हमने ऑप्शन नंबर ए में पढ़ा था। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है और हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के दीर्घकालिक परिपक्वता निवेश है, न कि अल्पकालिक। और ऑप्शन में दिया था अल्पकालिक, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घकालिक परिपक्वता, मतलब कि लॉन्ग टाइम या लॉन्ग डेट मैच्योरिटी इसकी होनी चाहिए, तो वो ग्रीन बॉन्ड कहलाएगा। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो इस पर टाइम देना बनता था क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के लिए नया भी होगा, है ना। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, विद रेफरेंस टू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अ सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम है, ये एक सहायक बैंक है रिजर्व बैंक की। और सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि डिपॉजिट अप टू 5 लाख आर इंश्योर्ड बाय इट, यानी कि इसमें 5 लाख रुपए की जो बीमित राशि है वो की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम है, इसको वर्ष 1978 में जमा बीमा निगम तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विलय के बाद अस्तित्व में ये आया था। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें देखने को मिला था कि ये रिजर्व बैंक की एक सहायक या सब्सिडरी कंपनी है और ये 5 लाख तक की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो यही इसी वजह से देखिए आपके कूट 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है और इसमें 5 लाख तक की जमा इसके द्वारा बीमित है। डिपॉजिट अप टू ₹5 लाख आर इंश्योर्ड बाय इट, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में दोनों ही कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैंक दिया गया है और उनके प्रकार दिए गए हैं। तो बैंक कौन कौन सा है, इंडियन बैंक, ICICI बैंक, सिटी बैंक और सारस्वत बैंक। तो इसके जो देखिए टाइप्स हैं यहाँ पे हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। जो देखिए इंडियन बैंक है ये सार्वजनिक बैंक है, ICICI बैंक है कि ये प्राइवेट बैंक है यानी कि निजी बैंक है, सिटी बैंक कैसा है तो ये विदेशी बैंक है, सारस्वत ये जो बैंक है ये सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव बैंक है। ओके, फिर से रिवाइज करते हैं। इंडियन बैंक सार्वजनिक बैंक है, मतलब पब्लिक डोमेन में है। ICICI तो ये कैसा है, ये प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है। सिटी बैंक ये विदेशी बैंक है, फॉरेन वाली है। और सारस्वत ये सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मेजर दैट RBI यूजेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है बैंक दर में वृद्धि, इंक्रीज बैंक रेट। सेकंड कह रहा है कि इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, CRR जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, मतलब इंक्रीज स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सर्चेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका करेक्ट नहीं होगा। देखिए अगर जो RBI है, अर्थव्यवस्था जो हमारी देश की चल रही होती है उसमें मुद्रास्फीति को उसको नियंत्रित करना होता है यानी कि महंगाई को, तो वो क्या करती है, देखिए जो बैंक दर में वृद्धि कर देती है, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर देती है और सांवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि कर देती है। इस तरीके से RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है, न कि क्रय।
ठीक है, तो यही फोर्थ ऑप्शन में था कि सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है, मतलब खरीदा जाता है। नहीं, खरीदा नहीं जाता इनको, बल्कि बेचा जाता है ताकि मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे, महंगाई, मुद्रास्फीति महंगाई। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार। तो यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। तो अभिकथन और कारण दिए गए हैं। देखिए, अभिकथन की बात करें, जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। इसका जो रीज़न दिया गया है कि चालू खाता घाटा यानी कि CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है, यानी कि A सही है बट R इज़ फॉल्स, यानी कि जो देखिए असर्शन हमारा सही है बट जो इसका रीज़न दिया गया है वो गलत है। जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपने एक महीने का पूरा बजट बनाया कि हमको इस बजट के अकॉर्डिंग ही अपने घर का खर्च करना है, लेकिन जो आपके पेमेंट्स वगैरह हो जा रहे हैं वस्तुओं, सेवाओं का, यदि खरीदारी हो जा रही है तो अधिक हो जा रही है, तो आपको कैसा हो रहा है, चालू खाता घाटा हो रहा है। तो वही चीज़ हमारे देश पर भी यही इसी तरीके से लागू हो जाती है कि देखिए चालू खाता जो होता है निर्यात और आयात के कारण विदेशी मुद्रा के निवल अंतर को दर्शाता है। मतलब कि कितना हमारे देश से बाहर गया, कितना हमारे देश में अंदर आया, तो उसका जो माइनस करने पे जो आउटपुट प्राप्त होता है वो होता है चालू खाता। अर्थात जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। जब हमारे बजट से ज़्यादा हम पैसे खर्च करने लग जाते हैं तो हमें घाटा हो जाता है, तो वही बात की जा रही है, उसको चालू खाता घाटा कहा जाता है, यानी कि CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। वास्तव में चालू खाता के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के लेन देन आते हैं, जिसमें पहला वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात होता है, दूसरा कर्मचारियों और विदेशी निवेशों से प्राप्त आय और खर्च होते हैं, जो तीसरा होता है विदेशों से प्राप्त अनुदान राशि, उपहार और विदेशों में बसे जो भी हमारे कामगार हैं उनके द्वारा भेजी जाने वाली जो राशि होती है उसको शामिल किया जाता है। अतः उपयुक्त व्याख्या के अनुसार जो A सही हो जाएगा लेकिन R गलत हो जाएगा। R में देखिए दिया था कि चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो अभिकथन A सही हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए द डिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP एंड मार्केट प्राइस विच इज़ पेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स अंडर WTO इज़ कॉल्ड। तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि SMP एवं बाजार मूल्य के अंतर, ओके, जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, SMP नहीं होगा, यहाँ पे MSP होगा। ओके, ये मिसप्रिंट है आई थिंक। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कहते हैं MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। उसे कहा जाता है नीला बॉक्स सहायिका, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। ओके, तो देखिए जो WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तब ये नीले बॉक्स सहायिका के अंतर्गत आता है। नीले बॉक्स के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी जो होती है व्यापार में विकृति उत्पन्न करती है, जबकि हरे बॉक्स के अंतर्गत, देखिए नीले और हरे दो होते हैं। ओके, हरे बॉक्स के अंतर्गत जो आने वाली सब्सिडी से उत्पादन और व्यापार पर सबसे कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब जो ग्रीन वाला बॉक्स जो सब्सिडी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हरे बॉक्स के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, देखिए अभी हमने ग्रीन बॉन्ड पढ़ा था जो कि जलवायु से रिलेटेड था, तो उसी तरीके से जो हरे बॉक्स के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रम, अनुसंधान इत्यादि हेतु सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। ओके, तो
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तब ये नीले बॉक्स सहायिका के अंतर्गत आता है। अदरवाइज़ जो भी बॉक्स के अंतर्गत अगर हरे बॉक्स की बात की जाए तो उससे जो भी उत्पादन होती है उस सब्सिडी से और व्यापार पर सबसे उस पर कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और हरे बॉक्स के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम इत्यादि पे ध्यान दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमारा जो 2016 में री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था तो उसके इकोनॉमी के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस पर। अब हम यहाँ पे 2017 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। इकोनॉमी सेक्शन यानी कि अर्थव्यवस्था के सेक्शन में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था के टॉपिक से, तो क्वेश्चन था लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। तो ये बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशीलता लागत को कम करना, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो लाभ मात्रा अनुपात यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, यह बिक्री की मात्रा में परिवर्तन के कारण लाभ में परिवर्तन की दर को मापता है। यह लाभ प्रदाता की गणना के लिए महत्वपूर्ण अनुपातों में से एक है क्योंकि यह बिक्री के संबंध में अर्जित योगदान को इंगित करता है। देखिए, जो लाभ मात्रा यानी कि जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, सुधार के लिए परिवर्तनशीलता अनुपात में कमी करना, बिक्री कीमतों को बढ़ाना, उत्पादों को बेचना तथा साथ ही साथ बिक्री मिश्रणों को अपने लाभ के अनुसार परिवर्तित करना इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा लाभ मात्रा अनुपात होता है यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसके अंतर्गत देखिए बिक्री कीमत में वृद्धि भी की जा सकती है, बिक्री मिश्रण को बदलना यानी कि अधिक से अधिक बेचने के लिए उसकी वैल्यू को कम भी किया जा सकता है या बढ़ाया भी जा सकता है, और परिवर्तनशील लागत को कम करना, जो भी लागत आई है उस कॉस्ट को कम भी किया जा सकता है। ये सारी ही चीज़ें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में शामिल होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सूत्र है एक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अनुपात का, तो योगदान यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है इंटू 100 बटे में जो जितनी उसकी बिक्री या सेल्स हुई है तो इससे किया जाता है। यानी कि योगदान अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बिक्री इंटू ये जो लाभ और अनुपात रेशियो जो है इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है। तो परिवहन के साधनों की कम संख्या, परिवहन के साधनों की कम संख्या इसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है। बाकी देखिए निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, तो ये सारा ही कुछ सामाजिक सूचक माना जाता है गरीबी का। तो देखिए सामाजिक मतलब समाज के स्तर पे जो भी हमें कमी देखने को मिलती है, जैसे पढ़ाई लिखाई में कमी या फिर स्वास्थ्य में कमी या रोजगार के अवसरों में कमी, तो ये सभी गरीबी के लक्षण हैं, सामाजिक सूचक। ठीक है, लेकिन परिवहन वगैरह तो सामाजिक आधार पे नहीं काउंट किया जाता है। तो गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी भौतिक ज़रूरतों यानी कि रोटी कपड़ा मकान ये सब की जो ज़रूरतें होती हैं वो करने में असमर्थ हो जाता है। निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच की कमी और रोजगार के अवसरों की कमी गरीबी का सामाजिक सूचक माना जाता है। ठीक है, जबकि परिवहन के साधनों की कम संख्या इसमें शामिल नहीं है, ध्यान में रखना है। परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तृतीयक गतिविधियाँ जो हमारे इकोनॉमिक्स में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होती है ना सेक्टर, तो परिवहन, संचार, वाणिज्य यानी कॉमर्स वगैरह, तो ये सब तृतीयक जो गतिविधियाँ हैं उसमें आते हैं। और भी आते हैं जैसे सेवा क्षेत्र जिसको कहते हैं, यानी कि जो हमारा टर्शियरी या तृतीय क्षेत्र होता है उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें देखिए व्यापार हो गया, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, परिवहन, भंडारण, संचार, वाणिज्य, बीमा, वित्त, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं, सामाजिक एवं निजी सेवाएं इत्यादि आती हैं। और प्राथमिक में तो आपको पता ही है कि कृषि वगैरह से रिलेटेड आती हैं, और द्वितीयक गतिविधियों में उनकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि जो उद्योग वगैरह लगाए जाते हैं वो उससे रिलेटेड जो भी
चीज़ें आएंगी तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित क्षेत्र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा या बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से आया हुआ था। आयात कर क्या होता है? तो व्यापार की मात्रा को घटाता है। ठीक है, तो आयात कर देखिए किसी भी तरह के उत्पादों या सेवाओं को बाहर के किसी देश से अगर खरीदने को हम कहते हैं आयात। आयात मतलब आना। ठीक है, कहीं बाहर से हमारे देश में आना, उसको हम इंपोर्ट करते हैं या फिर आयात कहते हैं। तो आयात कर या टैरिफ जिसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाए जाने वाला एक कर होता है। सामान्यतः इसे आयात पर लगाया जाता है और आयात कर व्यापार की मात्रा को घटाता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको आयात कर बहुत ज़्यादा मात्रा में देना हुआ तो आप बचेंगे। जैसे आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं, फिर उस पर नीचे देखते हैं कि डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, तो आप उसको कैंसिल कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी चार्जेस उसी में इंक्लूड करके फ्री डिलीवरी लिख देते हैं, तो आप उस चीज़ को खरीद लेते हैं। लेकिन जो डिलीवरी चार्जेस या फिर जो ये आयात कर इम्पोर्ट टैक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो वहाँ पर हमारा थोड़ा सा हिचकिचाहट होने लगती है। तो वही चीज़ है कि हम तब वहाँ पे उस चीज़ को खरीदने में थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं। वही हमारे देश में भी लागू होती है, या प्रत्येक देश ये सोचता है कि हम ऐसे कुछ MOU साइन कर लें। ठीक है, मेमोरेंडम होता है जो MOU साइन कर ले, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, UAE के साथ साइन किया है, ताकि हम जो आयात कर या इम्पोर्ट टैक्सेस है उनको अप्लाई न करें और हम दोनों फ्री ट्रेड करें। मतलब आपस में हम दोनों देश लोग क्या करें कि बिल्कुल मुफ्त में एक दूसरे के सामान को अपने देश में लाएं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, तो ये आयात फ्री जो आयात कर हैं उनको हटाने के लिए MOU वगैरह देश साइन करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो आयात कर होते हैं वो व्यापार की मात्रा को घटाते हैं। अगर दूसरे देश से हमें आयात कर ज़्यादा देना पड़े तो हम वहाँ से व्यापार करना कम कर देंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। तो इसको 1994 में बनाया गया था। तो भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय 1994 में बनाया गया था। जो भारतीय रुपया है चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया 1994 में। चालू खाते की परिवर्तनीयता का तात्पर्य देखिए ये है कि मुद्रा की सीमा पर आवाजाही पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध न होना। चालू खाता विनियमितता लक्ष्यों, सेवाओं और आय के संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित भुगतान पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित है। तो बिल्कुल क्या कर दिया गया था 1994 में, भारतीय रुपया चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया था, यानी कि जो भी प्रतिबंध थे उसको हटा दिया गया था। GST किस तरह का कर है? तो GST देखिए एक अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा। GST इंक्लूडेड होता है उसी वस्तु में, हमें अलग से नहीं देना पड़ता है, तो वो अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता है। हम सारा सामान दे देते हैं, उसके बाद हमें जो बिल मिलता है तो उसमें बस देखने को मिलता है आपका GST इतने % कटा और ये आपका मूल वैल्यू था वस्तु का। तो ऐसे हम, लेकिन जो अलग से जो हमें देना पड़े, जैसे जो इनकम टैक्स है तो वो हम लोग सामने से अलग से बिल्कुल देते हैं, तो वो प्रत्यक्ष कर होता है। लेकिन जो GST होता है ना, वो उसी सामान के जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है उसमें ही शामिल होता है, तो वो एक अप्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर सुधार है जो राज्यों के बीच से करों की सीमा को दूर करता है और एक एकल बाजार का निर्माण करता है। GST के तहत केवल मूल्य संवर्धन पर कर लगेगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। GST एक देश एक कर नियम के अंतर्गत माना जाता है। इसमें सभी 17 करों को एक कर से विस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, जैसे देखिए पहले 17 प्रकार के अलग अलग कर लगते थे, तो उसको ये GST में इंक्लूड कर दिया गया, मतलब एक कर अब लगेगा केवल GST। तो भारत में GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से मानी जाती है। तो 1 जुलाई को GST डे भी सेलिब्रेट करते हैं, प्लस हम लोग डॉक्टर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो ये RBI है। ठीक है, तो मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सरकार को सलाह देता है और बैंकों के खातों का रख रखाव इत्यादि करता है RBI। तो देश का बिल्कुल मेन बैंक भी है RBI। अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो ये WTO और GATT,
गैट ही पहले था, लेकिन बाद में इसको नाम चेंज करके WTO रख दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उरुग्वे दौर उसी से संबंधित है। ओके, गैट के उरुग्वे दौर 1989 से 93 ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया। 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौर यानी कि 1986 से 94 के फाइनल एक्ट पर हस्ताक्षर किया था, जिसकी परिणति में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। मतलब कि पहले गैट होता था, GATT, ओके, बट बाद में क्या आया, WTO, ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। ध्यान में रखना है, विश्व व्यापार संगठन एक स्वायत्त, स्वतंत्र और वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का एक भाग है। ठीक है, UNO का एक भाग या अधिकरण नहीं है। इसका जो मुख्यालय है ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और WTO के वर्तमान में 164 सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा कि जो इसका मुख्यालय ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय। पहले इसको नाम से जानते थे गैट, GATT। निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक हो रहा है? की वस्तुएं हैं, ओके, अभियांत्रिकी वस्तुएं 2017 में भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात की जा रही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अभियांत्रिकी मतलब जो इंजीनियरिंग के सामान होते हैं ना, वो सब जो टेक्निकल वस्तुएं होती हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा निर्यात किया जा रहा है। ओके, शुद्ध निर्यात बराबर होता है, तो ये निर्यात माइनस आयात के बराबर होता है। मतलब कोई चीज़ कितनी जा रही है हमारे देश में से बाहर और कोई चीज़ कितनी आ रही है हमारे देश में, तो इन दोनों को माइनस किया जाता है, घटाया जाता है, तो शुद्ध हमें निर्यात बराबर ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो शुद्ध निर्यात वह मूल्य होता है जो किसी देश के कुल निर्यात में से कुल आयात के मूल्य को घटा देने के बाद प्राप्त होता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। मतलब अगर ऋणात्मक हुआ तो हमें घाटा हो रहा है, मतलब जो अभी हमने पढ़ा था CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जो चालू खाता घाटा। लेकिन अगर हमें धनात्मक में मतलब वृद्धि हो रही है तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो यही चीज़ हमें शुद्ध निर्यात से पता चलती है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा 2017 का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम एक और ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। तो इकोनॉमी का सेक्शन हमारा चल रहा था, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो देखते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, तो यह उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को उत्पादक कीमत सूचकांक ये मापता है। ठीक है, तो उत्पादक कीमत सूचकांक की जो संरचना और कार्यविधियां उसको सुझाने के लिए 21 अगस्त 2014 को प्रोफेसर BN गोलदार की अध्यक्षता में एक कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 2017 को प्रस्तुत की थी। तो ध्यान में रखना है कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो ये पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन पंजाब में किया जाता है। अदरवाइज़ अगर ऐसे कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार उत्पादन प्रति हेक्टेयर पूछा है, तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है पंजाब की है 3998 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बहुत ज़्यादा है। तो भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल के 32% भाग पर धान की खेती की जाती है और यहाँ संपूर्ण विश्व का 21.6% धान उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब फसल या पौधारोपण दिए गए हैं और सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछे गए हैं। तो देखिए जो जूट है, तो जूट देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद चाय की बात करें तो चाय देखिए ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर असम में। ठीक है, असम में सबसे ज़्यादा चाय पाया जाता है, गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश में और रबर केरल में। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा कूट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। जूट पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, गन्ना उत्तर प्रदेश में, रबर केरल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है या सहभागी नहीं है? तो देखिए जो इफ़को है, ठीक है, जो इफ़को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो एजेंसी है भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। बाकी देखिए जो नेफेड है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, MMTC, तो ये सभी कृषि से संबंधित सामानों के निर्यात से संबंधित ये एजेंसियां हैं। ओके, तो देखिए बात करें यदि इफ़को की, तो ये रासायनिक जो उर्वरक होते हैं ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उससे रिलेटेड है इफ़को, तो इस वजह से ये कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यदि बात करें नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और MMTC, तो ये कृषि उत्पादों की प्रमुख निर्यातक संस्थाएं हैं, जबकि जो इफ़को है ये रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और निर्यात से संबंधित संस्था है। खनिज और धातु व्यापार कॉरपोरेशन, यही जो MMTC है, ये जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी भारत में 1963 में हुई थी। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 1963 में, और ये प्रथम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था है जिसे सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्रदान किया गया, और ये भारत का पहला ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसे निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान के लिए गोल्डन सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा दिया गया था। ये भारत से खनिजों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा निर्यातक है। यह संस्था भारत के कृषि उत्पादों के अग्रणी निर्यातकों और आयातकों में भी शामिल है। कंपनी के थोक निर्यात में चावल, गेहूं, दालें, चीनी, चाय, कॉफ़ी, जूट आदि प्रमुख हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो दलाल जो होता है या ब्रोकर जिसको कहते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ठीक है, एक मीडिएटर बना रहता है, न कि एक ये सट्टेबाज का काम करता है। बाकी देखिए स्टैग, मंदड़िया, तेजड़िया, ये सब सट्टेबाज का काम करते हैं। ठीक है, तो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज काम करते हैं। देखिए लेमड़क, स्टैग, तेजड़िया, मंदड़िया। ओके, आई थिंक आपको ये पहली बार नाम सुनने को मिल रहा होगा। मेरा भी पहली बार मैं सुन रही हूँ कि तिंजड़िया, मंदड़िया, लेमड़क और स्टैग आई थिंक सुना है। तो ये आपको बस ध्यान में रख लेना है कि स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो दलाल यानी कि ब्रोकर, ये मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, न कि सट्टेबाज की। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस आपको ध्यान में रखने हैं कि ये सब सट्टेबाज होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे ये ईयर का क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 2016 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था UPRO ARO का, उसके जो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था गरीबी और बेरोजगारी सेक्शन से था। इसमें कार्यक्रम दिए गए थे और उनके शुरू करने का वर्ष दिया गया था। तो इसको चलिए मिलान कर लेते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ये देखिए अभी इसका नाम चेंज हो गया है, इसका दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में आई हुई थी। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो ये 1997 में आई हुई थी। और ये देखिए फिर जवाहर रोजगार योजना ये 1989 में आई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में, अप्रैल 2005, 12 अप्रैल आई थिंक ये डेट है। तो देखिए जो यहाँ पे देख लेते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहर रोजगार योजना 1989, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई थी? तो देखिए जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई थी। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो कार्यकाल आप देख सकते हैं 1992 से 1997। तो सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। जबकि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ध्यान में रखना है।
जो छठी पंचवर्षीय योजना थी गरीबी निवारण और रोजगार सृजन से संबंधित थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादकता को प्राथमिकता दी गई थी। तो मानव विकास की जो प्राथमिकता प्रदान की गई थी तो वो आठवीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1992 से 97 में दी गई थी। ठीक है, अब ये आपको देखिए कूट मिलाना है, तो चलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा ऑप्शन, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का निर्धारण भी करेगी। तीसरा कह रहा है राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो वैट आता था ना ये पहले आता था जीएसटी के पहले, तो वैट के स्थान पे ही जीएसटी को लाया गया है। तो एक तरीके से देखिए ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इस परिषद द्वारा कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय किया जाएगा, जबकि राज्यों के पास वैट उगाही का विकल्प नहीं होगा। ठीक है, और यही ऑप्शन में था तीसरे वाले में कि वैट विगाही का जो उगाही का विकल्प वो होगा, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही है। यदि बात करें कि 101वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 279A जो आर्टिकल है उसको जोड़कर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो प्रावधान है उसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है वर्ष 2015-16 में, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का डेटा था कि कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, तो उत्तर प्रदेश अभी भी यही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में आपको बताना है कि ये विचार करना है कि कौन सा सही है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2001 में नहीं की गई थी, आई थिंक ये 1998 में की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बात करते हैं। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना है ये अगस्त 1998 में शुरुआत इसका किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को उनकी खेती का आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख प्रदान करना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल और आसान तरीके से आर्थिक जो सहायता होती है यानी लोन वगैरह ये सब की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता अगर पूछी जाए तो ये 3 वर्ष होती है, ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के संबंध में आपको विचार करना है। तो नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ, तो ये सही है। ठीक है, और बात करें यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, तो ये देखिए गलत है। ओके, तो देखिए जो केवल एक सही है, यानी कि नाबार्ड जो संसद के अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 में स्थापित किया गया था। नाबार्ड का देखिए फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ओके, तो ये कृषि शाख के अतिरिक्त देखिए और किसको किसको लोन प्रोवाइड किया जाता है, संस्थागत विकास, गैर कृषि क्षेत्र यानी कृषि के अलावा भी जितने क्षेत्र होते हैं, वित्तीय समावेशन आदि भी प्रोत्साहित किए जाते हैं। वित्तीय समावेशन मतलब होता है कि दुनिया मतलब जो हमारे भारत में हर व्यक्ति के पास बैंक से कनेक्टिविटी हो। ठीक है, तो यही होती है वित्तीय समावेशन की जो अवधारणा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का भी मुख्य उद्देश्य यही है, जिसको कि 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका मुख्य जो उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव था वित्तीय समावेशन। तो इसी तरीके से 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है और वित्तीय समावेशन, गैर कृषि क्षेत्र को, संस्थागत विकास को, तो ये सभी को साख प्रोवाइड किए जाते हैं यानी कि क्रेडिट्स। ओके, तो इस तरह से हम अगर ऑप्शन की बात करें तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था, 12 जुलाई 1982 में। लेकिन यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, तो ये गलत होगा। केवल कृषि के लिए नहीं बल्कि देखिए
अन्य भी चीज़ें हैं जिनके लिए ये प्रोवाइड करते हैं साख, ऋण वगैरह या लोन वगैरह देते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम यानी कि MSMED पारित हुआ था, तो ये 2006 में पारित हुआ था। ध्यान में रखिएगा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम ये 2 अक्टूबर 2006 से प्रभावी हुआ था, जिसे लोकसभा द्वारा 18 मई 2006 और राज्यसभा द्वारा 22 मई 2006 को पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम पर 16 जून 2006 को हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, भारत सरकार MSMED अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों या व्यापार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। तो ये देखिए 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। यानी कि जो लघु निर्माणी उद्योग प्लांट होते हैं तो इनमें एक क्राइटेरिया होता है। ये 2006 में जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था ना कि ये अधिनियम कब आया था, तो 2006 में आया था MSMED। तो इसके अंतर्गत ये था कि जो लघु निर्माण उद्योग में प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 25 लाख से ऊपर होनी चाहिए किंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 25 से 5 करोड़ के बीच में होनी चाहिए, 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट लघु निर्माण उद्योग में जो प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए मुद्रा या बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, तो ये सदस्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा जी, सहकारी समिति लोगों का ऐसा संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के लिए स्वेच्छापूर्ण सहयोग करते हैं। तो उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो उपभोक्ता सहकारी जो भंडार होते हैं ये समाज की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था को थोड़ा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अपने खुद के पास से स्वेच्छापूर्वक मतलब अपनी इच्छा से फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही स्थापित किया जाता है। तो यही पूछा गया था, ये किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो ये सदस्यों के द्वारा स्थापित किया जाता है ये सहकारी भंडार। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सूची दी है 1 और 2 और इसको आपको मिलान करना है। तो देखिए कैपिटल गेन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये ऑप्शंस हैं और यहाँ पे आपकी सूची दी गई है। तो इसका हम लोग यहीं से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैपिटल गेन टैक्स तो ये संपत्ति विक्रय से संबंधित है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो ये फैक्ट्री निर्मित वस्तु, ठीक है, तो फैक्ट्री निर्मित वस्तु पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। और कस्टम ड्यूटी ये आयात पे लगती है, मतलब कोई सामान अगर बाहरी देश से हमारे देश में आता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। फिर देखिए कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ये आय पर लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 2016 का। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखिए जो पूछा गया था सेबी अधिनियम ये कब पारित हुआ था, तो ये 1992 में पारित हुआ था। सेबी अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, तो यही है सेबी। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है ये, और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। ठीक है, 1988 में की गई थी, लेकिन जो एक्ट आया था अधिनियम तो ये 1992 में आया था। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 2014 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसका डिस्कशन कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के सेक्शन में। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो ये 49% यानी कि 49% तक की गई है। 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई है। 2018-19 के बजट में बीमा क्षेत्र में FDI को 74% करने का प्रस्ताव किया गया था, और बजट 2020-21 में भी बीमा की जो
चित्र है उसमें FDI 74% है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो ये VP सिंह के द्वारा की गई थी। तो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा VP सिंह द्वारा 1985-86 के बजट में की गई थी। सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण और हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक जो भी व्यय होते हैं सरकार के द्वारा, कर जो आरोपित किए जाते हैं, टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, और जितने भी सार्वजनिक ऋण प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इनसे जो भी संबंधित नीति होती है वो राजकोषीय नीति कहलाती है। और 1985 से 86 के बीच में जो VP सिंह हैं उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ध्यान में रखनी है कि आपको जो वित्त मंत्री VP सिंह के द्वारा ये की गई थी 1985-86 के टाइम पे। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? तो ये मालेगम समिति। ध्यान रखिएगा, मालेगम समिति इंपॉर्टेंट है। तो 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मालेगम समिति की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। हाल ही में RBI ने बैंकों से खराब ऋण और धोखाधड़ियों के मामले में निगरानी के लिए YH मालेगम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। ध्यान में रखिएगा कि 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? तो मालेगम समिति, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है कि प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? तो इसका एक्सप्लेनेशन ही हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर B है वो करेक्ट हो जाएगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं NBFCs द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना, ये प्रतिछाया बैंकिंग से संबंधित है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता है। उल्लेखनीय है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कर दी गई है और जिसका प्रमुख कार्य होता है उधार देना या विभिन्न प्रकार के शेयरों या प्रतिभूतियां, बीमा कारोबार, चिट फंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना होता है। लेकिन न ही सरकार का न ही RBI का इन पर अंकुश होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो भी वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना होता है तो ये प्रतिछाया बैंकिंग कहलाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 31 मार्च 2015 तक निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया था? तो IDFC, जो IDFC बैंक है, इसको 31 मार्च 2015 तक ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप व्यापारिक बैंक खोल सकते हैं, इसको लाइसेंस दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ये देखिए संपदा कर, तो ये प्रत्यक्ष कर है। बाकी देखिए अप्रत्यक्ष है, यानी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और विक्रय कर। तो आय कर, निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं, जबकि विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको, GST वगैरह भी अप्रत्यक्ष कर में ही आते हैं और बाकी उपहार कर, आय कर, जो इनकम टैक्स आप देते हैं तो वो डायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर, उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो संचालन उस टाइम पे नहीं करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, अतः वहाँ पर भी ये सरकार की नीतियाँ लागू हो गई हैं, मतलब वहाँ पर भी अब RBI का रूल चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? तो देखिए बात करते हैं इसका, जो प्रश्न के समय 10 लाख थी, ठीक है, लेकिन अब यह कितनी हो गई है? 20 लाख। तो एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जो 1972 आई हुई थी, तो उसके अनुसार ग्रेच्युटी तो भुगतान की अधिकतम सीमा है ये 20 लाख। ध्यान में रखिएगा। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे
AFZPK7190 इसमें दर्शाता है। तो ये व्यक्तिगत दर्शाता है। देखिए पैन कार्ड, आई थिंक यहाँ पे पैन की बात की जा रही है, पैन नंबर जो मिलता है, तो इसमें देखिए आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स द्वारा लैमिनेटेड कार्ड के रूप में इसको जारी किया जाता है। आप अपने बैंक अकाउंट में भी इसको लगवाते हैं, तब आपका जो भी पूरे खाते का विवरण पूरा सरकार के पास रहता है। तो इसी वजह से आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करवाया जाता है आपके खातों को, यानी कि अकाउंट्स जो भी आपके बैंक में ओपन होते हैं, ताकि आप डायरेक्टली आयकर विभाग के नज़र में रहें, तो कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं होता है इससे। तो पैन के जो प्रारंभ में दिए गए 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं ना, तो वो जो पर्सन होता है उसको, उसके व्यक्तिगत जो भी भाव होते हैं उनको दर्शाता है। चौथा अक्षर कार्ड धारक को, और 5वां अक्षर जो होता है कार्ड धारक के सरनेम, जैसे अगर आपके सरनेम में अगर मान लीजिए आप तिवारी हैं तो टी को दर्शाता है जो आपका सरनेम होता है, प्लस आपका जो स्टार्टिंग के जो भी पॉइंट्स होते हैं तो वो आपके व्यक्तिगत जो नाम होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। और चलिए हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 2013 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? तो ये देखिए जो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर है, इससे समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। समावेशित विकास दर क्या होता है? तो देखिए जो हमारे पूरे देश में है, समावेशित विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था की सभी जितने भी क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कौन सा क्षेत्र आता है? कृषि क्षेत्र आता है। द्वितीयक में आता है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं किसी भी चीज़ की, तो वो उद्यम वाली कंपनियां आती हैं। और जो तीसरा वाला जो क्षेत्र होता है उसमें बेसिकली वाणिज्य आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ की जो सेवा क्षेत्र होते हैं वो आते हैं। तो इन सभी का समावेशित विकास करने के लिए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से इसको नहीं आंका जा सकता। तो इस वजह से जो समावेशित विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ये नहीं इसकी आशा की जा सकती। ग्रामीण विकास, कृषि विकास और कृषकों को पर्याप्त साख, ये सब प्रोवाइड करने से समावेशित विकास को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो कृषियों या कृषक को कहा जाए कि उनको साख प्रोवाइड करें, उनको लोन अच्छी मात्रा में प्रोवाइड करें, तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो समाज के सभी वर्ग, अमीर, गरीब, ग्रामीण तथा शहरी, पुरुष और महिला, सभी जातियों और संप्रदाय इसमें शामिल हो सके, और ऐसा विकास समावेशी विकास कहलाता है। मतलब सबको समाहित करके, सबको समावेश करके। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो उपर्युक्त सभी, यानी कि निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव। देखिए वित्तीय समावेशन का मतलब होता है ना कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को बैंक की फैसिलिटी से कनेक्ट करवाना, यानी कि सबका बैंक खाता खुलवाना। तो यदि अगर व्यक्ति की निम्न आय है तो वो बैंक खाता क्यों खुलवाएगा? अगर वो निरक्षर है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं, तो वो अवेयर ही नहीं रहेगा इन सभी चीज़ों से। यदि बैंक शाखाएं ही उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगी तो हमारे भारत में जो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो उसके बैंक खाते कैसे खुलेंगे? तो इस वजह से ये सभी ही एक समावेशन, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो देखिए व्यक्ति और राज्य दोनों, विकास का जो भारतीय मॉडल है ये व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है, ध्यान में रखना है। भारत में गरीबी अनुमान का आधार है, तो ये परिवार का उपभोग व्यय, जो परिवार होती है उनके उपभोग, वो लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं उसका जो खर्चा आ रहा है, भारत में गरीबी अनुमानों के आधार के रूप में मान्यता वो प्रदान करता है। जैसे हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, या हमारा पर मंथ कितना बजट है, कितने हम खर्च कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी समितियां भी आई हुई थी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, तो ये सब इन्हीं को आधार मानकर गरीबी अनुमान लगाती हैं। ठीक है, तो परिवार के उपभोग व्यय संबंधी आंकड़ों को जो NSSO है, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कार्यालय, ये सर्वे करता है और इसके द्वारा एकत्र किया जाता है, जिसका उपयोग अधिक पारदर्शी और कारगर नीतियाँ जो गरीबी को कम करने के लिए बनाई जाती हैं।
ठीक है, और योजना वगैरह भी आती हैं उसी से रिलेटेड, तो ये NSSO डाटा प्रोवाइड करता है, उसके आधार पर आती हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति की जो स्थापना की थी। निम्न में से इस समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो देखिए, अभी मैंने बताया ना तेंदुलकर समिति, तो यही सुरेश तेंदुलकर समिति थी। गरीबी रेखा से जो भी नीचे जीवन यापन करते हैं तो उनकी जनसंख्या के अनुमान के मानक करते हुए, तो देखिए बात करें, सुरेश तेंदुलकर भारतीय अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व प्रमुख थे। तेंदुलकर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में भी 2004 से 2008 तक रहे थे। ठीक है, इसके बाद सी रंगराजन राज्यसभा के सदस्य नामित किए गए थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारत की कुल जनसंख्या के 37.2% जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे बताया था, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया था? तो वही देखिए 37.2 जो अनुपात है तेंदुलकर समिति ने बताया था, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या क्या प्रतिशत, जिसमें अब तक काफ़ी सुधार आ गया और वर्तमान में ये 22% है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो वर्ष है 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, 10% घटाने का लक्ष्य था 2012 में, तो ये हमारे उतना काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 2010, 2004, 2005 की कीमतें, तो ये उस टाइम का डेटा है, अभी हमें इस टाइम के डेटा के ऊपर ध्यान देना है, न कि उस टाइम के। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे आपको याद होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें सब्सिडी वगैरह मिलती थी, और जैसे सब्सिडी नहीं, मतलब जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, ये सब प्रोवाइड किया जाता था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत। अगर आपने कभी लिया हो, आपको वो येलो कार्ड मिलता था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ता था और वो कार्ड दिखाते थे तो आपको वो मिल जाता था, राशन कार्ड। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना, और यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली भी कहा जा सकता है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1960 के दशक में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों के अधीन इसकी की गई थी। इस प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रबंधन द्वारा किया जाता था। ध्यान में रखना है कि केंद्र और राज्य की सम्मिलित जो भी प्रबंधन होते उनके अंतर्गत किया जाता था। इस प्रणाली का उद्देश्य सब्सिडाइज्ड कीमतों पर खाद्य और अखाद्य वस्तुओं को देश के गरीब जनता को सुलभ करवाना था। वर्तमान में सरकार कुल $13.6 बिलियन प्रति वर्ष, जो कि GDP का 1% है, इस प्रणाली के अंतर्गत व्यय कर रही है। तो देखिए बात करते हैं इसके ऑप्शंस की, एक बार और इसको देखते हैं। तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके संबंध में कथन A और B सही होगा। इसका मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना, और यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य, तो ये देखिए उस टाइम का डेटा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं कर सकता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ठेकेदार। देखिए 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील यानी कि प्रधान मध्याह्न योजना, ये शुरुआत इसकी की गई थी प्राथमिक विद्यालय में। तो जो ठेकेदार होते हैं ये इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, मतलब देखिए इसकी जो मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ और व्यवस्थित करने में स्कूल मैनेजमेंट, जो भी प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, व्यवस्थापक, उनके द्वारा पंचायती राज संस्था और स्वयं सेवा समूह की भागीदारी रहती है, लेकिन ठेकेदार की नहीं होती है। ठेकेदार का इसमें क्या काम है ना। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको आपको सही करेक्ट लगाना है। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसको आपको कूट से लगाना है कि ये कब आया था। तो देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान था ये 2001 में आया हुआ था। उसके बाद यदि बात करें साक्षर भारत मिशन, तो ये 2009 में आया हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये 1987 में आया हुआ था, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये 1988 में आया था।
ठीक है, तो इसको एक बार और हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत मिशन ये 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। तो ध्यान में रखना है, इसको आपको रिवाइज कर लेना है एक बार और। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? तो सामाजिक वानिकी ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं। तो देखिए ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो 1974 से लेकर 1979 तक ये थी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इसके अंतर्गत देखिए ग्रामीण जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा, नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये सामाजिक वानिकी इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। देखिए जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को इसको स्टार्ट किया गया था। इस वजह से जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 2007 के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम आदमी बीमा योजना AABY को प्रारंभ किया गया था। इसको देखिए 2 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ किया गया था आम आदमी बीमा योजना को। तो इसका चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शुरू किया गया था। इसके जो पहले चरण में 18 से 59 आयु वर्ग के भूमिहीन श्रमिकों के लिए ये योजना की शुरुआत की गई थी और इसका जो प्रीमियम देय था 200 प्रति सदस्य केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50-50, मतलब कि दोनों लोग ही बराबर की फंडिंग देंगे, इसके द्वारा ये वहन किया जाता था। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के नोडल एजेंसी बनाया गया था। तो ध्यान में रखिएगा कि निर्धनता रेखा से नीचे जो भी जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवार हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 से की गई थी। निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये BEL, तो ये ध्यान में रख लेना है आपको। अभी कुछ और कंपनियां ऐड हुई हैं महारत्न और नवरत्न कंपनियों में, तो उसको भी आपको डेटा एक बार करंट का देख लेना है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे शुरू किया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना ये शुरू किया गया था। सूती वस्त्रों के निर्माण में सर्वप्रथम मशीन का आविष्कारक ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था और विश्व की सर्वप्रथम कॉटन टेक्सटाइल प्लांट की स्थापना भी ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर में की गई थी। इसी वजह से अहमदाबाद को क्या हमारे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कॉटन की मिल है, यानी कि सूती कपड़े की जो कारखाने होते हैं। निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? तो सी रंगराजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। इस समिति का उद्देश्य है कि छोटे तथा मझोले उद्योगों और कम आय वर्ग के परिवारों के लिए वृहद वित्तीय सेवाओं के प्रसार के लिए सुझाव देना और वित्तीय समावेशन हेतु सिद्धांत तैयार करना, और इसके अतिरिक्त समिति को वर्तमान में वित्तीय समावेशन हेतु अपनाई जा रही रणनीतियों की समीक्षा भी करनी थी। तो ध्यान में रखना है कि जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई जो समिति थी उसका अध्यक्ष थे सी रंगराजन। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान ये सूरत में स्थापित है। 1978 में गुजरात के सूरत में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो ये सॉफ्टवेयर आपको ध्यान में रखना है।
फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। मतलब सॉफ्टवेयर जो भी उद्योग है वो कहीं पे भी स्थापित किया जा सकता है और इसमें ये परिवहन या संसाधनों से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे अधिकतर उद्योग कहीं पे भी स्थापित किए जा सकते हैं और इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाने की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको सूती कपड़े का कोई मिल लगाना है तो आपको थोड़ा सा किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहाँ पे कच्चे माल थोड़ा जल्दी आपके पास आ सके, है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में मतलब जो सॉफ्टवेयर उद्योग है उसको फुट लूज कहा जाता है। ये यहाँ पे कोई ऐसे कच्चे माल या रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है। बेसिकली आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हमारा ये फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बाकी देखिए जो तेल शोधन है, चीनी मिल है, एल्यूमिनियम है, तो इसमें रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है जो कच्चे माल होते हैं। इस वजह से ये फुट लूज में नहीं आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा क्वेश्चन जो भी अर्थव्यवस्था का। ये ईयर था हमारा 2013, तो इसके क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं और चलिए हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 2010 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था UPRO ARO का, तो उसके जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो पूछा गया था स्वाधार योजना क्या है। तो देखिए जो स्वाधार योजना है ये कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के महिला बाल विकास विभाग द्वारा 2001-2 में स्वाधार नामक एक योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था जैसे जो भी महिलाएं हैं, जैसे विधवा महिलाएं हैं, आतंकवादी गतिविधियों की शिकार महिलाएं हैं या फिर यौन उत्पीड़न से संबंधित महिलाएं हैं, उनको सरकारी सहायता प्रोवाइड करवाना। तो स्वाधार योजना ये महिलाओं के लिए था, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में संकार्य या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, तो ये राजस्थान में है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में विद्यमान है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कथन ए दिया हुआ है अक्टूबर 2009 से फरवरी 2010 तक भारत में मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, ये हमें ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो वर्तमान समय में यदि बात करें तो वैश्विक बाजार में पेट्रोल का मूल्य $54.78 प्रति बैरल है। तो एक बैरल के अनुसार हम लोग पेट्रोल का आयात निर्यात करते हैं, तो उसके अनुसार $54.78 प्रति बैरल ये वर्तमान समय में वैश्विक बाजार में पेट्रोल का मूल्य है। ये 2007-8 में ये उसके क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये अभी हमारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। चलिए तो इसमें फिर हमारा डिस्कशन ज़्यादा नहीं होना है क्योंकि ये उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। तो 2009-10 आप देख पा रहे हैं, तो ये सभी हमारी ये इतने काम के नहीं है। चलिए हम फिर नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। 2010 में एक और स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था UP UDA LDA, जिसको कि हम अब UPRO ARO के नाम से जानते हैं। तो उसके सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी कि RIDF के अंतर्गत नहीं आता है। तो ग्रामीण उद्योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रामीण अवस्थापना या बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में 1995-96 में 2000 करोड़ रुपए से ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। तो इसके उद्देश्य राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के लिए फंड की व्यवस्था करना है जिससे वे ग्रामीण अवस्थापना परियोजना को पूरा कर सके। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, वाटरशेड प्रबंधन आता है, मृदा संरक्षण आता है, मध्यम एवं लघु सिंचाई, सड़कें, विद्युतीकरण आदि ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम आते हैं। लेकिन जो ग्रामीण उद्योग है ये इससे रिलेटेड नहीं है। ऐसा लगेगा कि ये होगा बट ये नहीं है, ठीक है। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण ये सभी RIDF यानी कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
JNNURM का संबंध किसमें सुधार से है? तो शहरी अधोसंरचना यानी कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था। तो भारत के कुछ चुने हुए शहरों को विकास की गति प्रदान करनी थी, तो इसे प्रारंभ में 7 वर्षों यानी कि 2012 के लिए शुरू किया गया था, परंतु बाद में इसे 2 वर्षों के लिए बढ़ाकर मार्च 2014 तक जारी करने का निर्णय किया गया था। इसके देखिए 4 घटक थे। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर एम्प्लॉयड मीडियम टाउन्स और एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण के लिए छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये टिनबर्गिन ने। तो छाया कीमतों की अवधारणा को सर्वप्रथम टिनबर्गिन ने प्रस्तावित किया था। किसके लिए? तो सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण के लिए। भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? तो ये 2004-5 ये सही में जो आधार वर्ष है यानी कि बेस ईयर, इसी के अनुसार भारत में राष्ट्रीय आय का प्रत्येक व्यक्ति का मापन किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में यदि बात किया जाए तो 2011-12 कर दिया गया है। सांख्यिकी मंत्रालय ने जीडीपी और आईआईपी के लिए आधार वर्ष 2017-18 माना है और सीपीआई के लिए 2018 करने का प्रस्ताव किया है। ध्यान में रखना है कि देखिए जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े ये आधार वर्षों के आधार पर जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो यदि बात करें कि जीडीपी और राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का प्राकलन के लिए 2004-5 आधार वर्ष बदलकर अब 2011-12 कर दिया गया है। तो ये आपको डेटा ध्यान रखना है। वर्तमान में सांख्यिकी मंत्रालय ने जीडीपी और आईआईपी के लिए आधार वर्ष 2017-18 और सीपीआई के लिए 2018, जो उपभोक्ता सूचकांक होता है यानी कि कंज्यूमर वाला, तो इसके लिए 2018 करने का प्रावधान किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो ये वित्त मंत्रालय उत्तरदायी होता है। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। यह देश की आर्थिक पृष्ठभूमि की एक संक्षिप्त तस्वीर प्रस्तुत करता है। आमतौर पर केंद्रीय बजट की घोषणा के 1 दिन पहले इसको जारी किया जाता है। जो भी वार्षिक आर्थिक समीक्षा होती है, तो ये जब केंद्रीय बजट जारी किया जाता है उसके जस्ट 1 दिन पहले इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। तो ये फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के फूलपुर में अवस्थित है। सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा भारत का उर्वरक कारखाना। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में, तो ये देखिए उस टाइम का डेटा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो ये कृषि निर्यात का संवर्धन, तो ये मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन करना, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए कौन सी जो राज्य व्यवस्था है वित्त की वो सही है? तो देखिए राज्य 0% और केंद्र 100%, यही सही है। मतलब जो फाइनेंस प्रोवाइड करना है यानी कि फंडिंग प्रोवाइड करना है तो केंद्र को 100% और राज्य को 0%। तो इसका प्रमुख उद्देश्य राज्यों को कृषि तथा कृषि संबंध क्षेत्रों में विनियोग को प्रेरणा प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो फंडिंग का रेशियो है तो 0% सरकार जो राज्य सरकार इसमें प्रोवाइड करती है, 100% फंडिंग है केंद्र सरकार से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में उसकी प्रारंभ की गई थी, उसके बारे में। अब ये आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो तारापोर समिति है, ये बैंकों में ग्राहक सेवा से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जो तारापोर समिति है ना, ये भारतीय मुद्रा का चालू खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित है। देखिए जो गोस्वामी समिति है ये औद्योगिक रुग्णता की समस्या को खत्म करना है। जानकी रमन समिति ये शेयर घोटालों की जांच के लिए समिति इसको बनाई गई थी। मल्होत्रा समिति ये बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। तारापुर जो समिति है भारतीय मुद्रा का चालू खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है?
तो वित्त मंत्रालय जो होता है भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत होता है। 1 रुपए के नोट और सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार करती है। इसके अतिरिक्त जो भी समस्त करेंसी होती है ना, जो नोट वगैरह होते हैं, वो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जारी करता है, और उस पर जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, जैसे अभी वर्तमान में है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो सिक्के हुए या फिर 1 रुपए का नोट हुआ तो उसको भारत सरकार जारी करती है, और उसके जो वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो वित्त सचिव का उस पर सिग्नेचर होता है 1 रुपए के नोट पे और सिक्कों पे। और यदि बात करें और अन्य जितने भी आते हैं वो आरबीआई निर्गमित करती है, तो उसके गवर्नर का सिग्नेचर होता है, जो भी 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट या 1 रुपए से ज़्यादा जितने भी नोट होंगे। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रावधान किस अवधि से संबंधित है? तो ये 2010 से 15 ये संबंधित है 13वें वित्त आयोग की स्थापना। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 280 जो होता है, ये वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अभी तक 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे, और 2010-15 तक ये था 13वें वित्त आयोग की स्थापना। और ये देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, और इनकी सिफारिशें वर्ष 2020 से 25 तक लागू होंगी। ध्यान में रखना है अब आपको कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, और इनकी जो सिफारिशें होंगी 2020 से 25 तक लागू होंगी। कौन सा वित्त आयोग? 15वें नंबर का। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया था? तो ये 1994 से घोषित किया गया था कि 1993 में देखिए बजट प्रस्तुत करते हुए जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने व्यापार खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की। 1 वर्ष के अनुभव के बाद 1994-95 में बजट में सरकार ने 28 फरवरी 1994 को चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की, और चालू खाते में मुख्य रूप से आयात निर्यात तथा अदृश्य व्यापार आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को 1994 से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओके, तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया है। सरकार द्वारा इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? तो जो सार्क होता है ना, सार्क मेंबर्स जो है, तो जो कंबोडिया है ये नहीं है। ध्यान में रखना है, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। यह संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण के विकास को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय काठमांडू। ठीक है, देखिए स्थापना तो ढाका में की गई थी, लेकिन जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ पे मुख्यालय है। और सार्क की स्थापना के समय इसके सदस्य देश थे 7, लेकिन अफगानिस्तान 3 अप्रैल 2007 को इसका 8वां सदस्य बन गया है। तो सार्क के जो भी सदस्य हैं उनका हम नाम देख लेते हैं। तो देखिए भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ध्यान में रखना है आपको सार्क कंट्रीज़ के नाम। निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया था? तो पौधा उत्पादन को सम्मिलित नहीं किया गया था ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए। बाकी देखिए व्यापार मार्ग, एकीकृत सर्किट के रूपाकृति का बाह्य प्रारूप और भौगोलिक संकेतांक, ये सभी को शामिल किया गया था ट्रिप्स समझौते में। ठीक है, देखिए कौन कौन से 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं? कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेट सर्किट की रूपरेखा और व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। तो ये सभी ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत आते हैं, ध्यान में रखना है। डंकल का नाम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये गैट से संबंधित है। देखिए गैट अभी हमने पढ़ा था कि आर्थर डंकल गैट के अध्यक्ष थे। इन्होंने वर्ष 1989 में उरुग्वे चक्र में विकासशील देशों के विपक्ष में प्रस्ताव पारित किया था। और आर्थर डंकल एक स्विस यानी कि पुर्तगाल में जन्मे प्रशासक थे। इन्होंने 1980 से 93 के बीच टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते किए थे। इन्हीं की अगुवाई में डंकन
डंकल ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया था और विश्व व्यापार संगठन की नींव पड़ी थी। देखिए पहले जो गैट था GATT उसी को हटाकर फिर WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की नींव पड़ी है, ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था के सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ हम डिस्कशन कर लेते हैं 2006 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था UPRO का। तो ये सेकंड लास्ट हमारा ईयर होगा, इसके बाद एक और ईयर होगा, उसके बाद हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगा। तो जो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये 2015 तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस टाइम पे सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो एजुकेशन फॉर ऑल। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए ये, और इसको शुरुआत किया गया था 2001 में और सभी जिलों में इसको लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी आयु वर्ग वाले बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ध्यान में रखिएगा कि योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 में की गई थी। यह एक संविधानेतर निकाय है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और यह भी एक संविधानेतर संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, संविधानेतर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता को मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्षेत्र माना जाता है। तो हमारी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक यानी कि सार्वजनिक सेक्टर भी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो वो उस टाइम का क्वेश्चन था, तो ये 8 उस टाइम पे स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 30 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8 IIT यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 IIM स्थापित किए जाएंगे और विशेष आर्थिक क्षेत्र के लाभों को देखते हुए केंद्र सरकार सामाजिक विकास क्षेत्र सोशल डेवलपमेंट जोन्स प्रारंभ करने की घोषणा बनाई है। तो SDZ एक प्रकार का एक ज्ञान केंद्र होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 8 होगा ऐसे क्षेत्र। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में IIT 8 टोटल स्थापित किए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। तो बैंकों को राष्ट्रीय नियोजन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिनकी जमाएं 50 करोड़ थी या उससे अधिक थी। तो इसका राष्ट्रीयकरण किया था। तो ये बैंक थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक। तो ये सभी टोटल 19 बैंक थे। फिर उसके बाद देखिए 14 बैंक थे। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 और बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमा 200 करोड़ रुपए थी, पहले तो 50 थी, तो उसके बाद जब दोबारा किया था 15 अप्रैल 1980 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कितनी 6, इसके पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 200 करोड़ से जिसकी अधिक थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। और वर्तमान में यदि बात करें तो राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की कुल संख्या 21 से घटकर 20 रह गई है, क्योंकि देखिए 14 + 6 तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 20। ठीक है, तो ये 20 है क्योंकि 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया है। तो इस प्रकार इंडियन ओवरसीज बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ध्यान में रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कब कब 2 बार राष्ट्रीयकरण किया है? तो देखिए 15 अप्रैल 1980 को एक बार 6 बड़े बैंकों का व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। उसके बाद देखिए 19 जुलाई ये पहले किया है, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। ठीक है, 14।
और जिनकी जमाएं 50 करोड़ थी और बाद वाले बैंकों की 200 करोड़ थी। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण हुआ है, तो देखिए यही हमने पढ़ा था अभी 1969 में, 19 जुलाई 1969 में, फिर बाद में फिर हुआ था, तो ये 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12, तो वर्तमान में देखिए 12 हो गए हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ बात करते हैं निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा भी जाता है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। देखिए, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर संघ द्वारा लगाया और वसूल की जाती है किंतु संघ और राज्यों में बांट दिया जाता है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र और राज्यों में राजस्व का विभाजन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कृषि आय के अतिरिक्त आय पर वो कर जो होती है तो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु बांटा जाता है दोनों में, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों में। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है, तो ये वित्त आयोग यानी कि आर्टिकल नंबर जो 280 में उल्लिखित है, तो इसके अनुसार केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा यानी कि फंडिंग का जो भी टैक्स वगैरह आते हैं तो उनका बंटवारा किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। संघ और राज्यों के बीच वित्त राजस्व का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। 15वें वित्त आयोग है NK सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद की स्थिति निम्न में है, तो ये आनंद, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित महत्व का संस्थान है। इसका मुख्यालय गुजरात के आणंद शहर में है और क्षेत्रीय कार्यालय देश के विभिन्न नगरों में फैले हुए हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यक्रम और गतिविधियों का उद्देश्य कृषक सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करना तथा उन राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करना है जो ऐसी संस्थाओं के विकास के अनुकूल है। निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है, तो WTO ये जिनेवा यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में दिया गया है, ये सही है। तो देखिए ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। गैट की स्थापना 1947 के स्थान पर कई चक्र की वार्ता के बाद 1 जनवरी 1995 को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी गैट के स्थान पे। इस संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है, यानी कि WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जिनेवा में है, यानी कि स्विट्जरलैंड में। ओके, और FAO यानी कि जो खाद्य और कृषि संगठन है, इसका जो मुख्यालय है रोम, इटली में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो WTO है इसका जो मुख्यालय है वो सही दिया गया है। बाकी देखिए UNO का लंदन में हो जाएगा, ILO का न्यूयॉर्क में हो जाएगा, FAO यानी कि जो खाद्य संगठन है तो उसका इटली या फिर रोम में हो जाएगा। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद की स्थिति ये आणंद, गुजरात में है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं। चलिए हम लास्ट एक और ईयर बचा है उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2001 में पूछा गया था अर्थव्यवस्था सेक्शन में। तो ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि योजना आयोग की 1999-2000 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अधिकतम प्रतिशत है उड़ीसा में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, स्वैच्छिक मतलब खुद से, सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है, यानी कि अब हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ इससे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना, ये किससे रिलेटेड है, तो उन गाँवों में जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने के लिए ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2000 यानी कि दिसंबर 2000 में शुरुआत इसकी की गई थी। तो 10वीं योजना अवधि के अंत तक 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की जनसंख्या वाली सड़कों से न जुड़ी करीब 1.6 लाख ग्रामीण बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करना था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये चीज़ की गई थी। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो JRY को सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी देखिए IRDP, ट्राइसिम और द्वारका,
ये सभी को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया है। तो 1 अप्रैल 1999 को भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना में सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रम जैसे महिला बाल विकास कार्यक्रम यानी कि द्वारका, IRDP, ट्राइसिम आदि को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें जो JRY यानी कि जवाहर रोजगार योजना इसको शामिल नहीं किया गया है। 2001-2 बजट के अनुसार सर्वाधिक केंद्रीय विनियोजन किया गया है, तो ऊर्जा क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। तो ये उस टाइम का डेटा है, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है, तो ये देखिए केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध से रिलेटेड है राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन और उनकी समीक्षा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1950 में की गई थी। और ये जो योजना आयोग है ना, जिसकी स्थापना भी 1950 मार्च में की गई थी, 15 मार्च को, उसी का एक आनुषंगिक निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मनोनीत केंद्रीय मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसके जो मुख्य संबंध है केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों से। अब यहाँ पे जो कथन और कारण दिए गए हैं, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण दिया गया है कि मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। तो A और R दोनों सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, मूल्य में वृद्धि व्यापारियों के लाभ कमाने का अच्छा स्रोत है। बढ़ा हुआ मूल्य व्यापारियों की अतिरिक्त आय होती है। दूसरी ओर जो बढ़ा हुआ मूल्य उपभोक्ता के व्यय में वृद्धि करता है। इससे उसके संतुलित करने के लिए उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं में कटौती करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। देखिए, जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो अगर जो व्यापारी है, मतलब जो दुकानदार हैं, वो हमें बढ़ी हुई कीमतें बताते हैं, तो इससे उनका तो लाभ हो जाता है, परंतु हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा अधिक व्यय करना पड़ता है, ठीक है। इसे उसके संतुलित करने के लिए उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं में कटौती भी करते हैं, मतलब हम लोग अपनी फिर कटौती भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग मार्क क्या होता है। तो गुणवत्ता गारंटी की मुहर, ये एग मार्क उत्पाद है, यानी कि इस पर जो ऐसे करके लगा होता है, ऐसे करके फिर रहता है, ऐसे जो ग्रीन, कभी कभी ग्रीन कलर का रहता है तो उस पर वो वेज प्रोडक्ट रहता है, जैसे ग्रीन कलर का ऐसे ऐसे डॉट रहता है, तो ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, गुणवत्ता गारंटी की मुहर है एग मार्क, ध्यान में रखना है। और ये अधिनियम वर्ष 1937 से प्रभावी है, मतलब उस टाइम से चला है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, ध्यान में रखना है। बाकी देखिए, जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार, ये सभी सहकारी कृषि को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, ठीक है। तो भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण सहकारी कृषि नहीं है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। कारण दिया गया है, अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या भी करता है। तो वर्तमान में भारत के पास खाद्यान्न का इतना बफर स्टॉक है जिससे कभी कभी भंडारण में भी समस्या होती है, मतलब इतना ज़्यादा स्टॉक आ जाता है अनाज का कि हमें कभी कभी भंडारण के क्षेत्र भी अनअवेलेबल हो जाते हैं। इस कारणवश उसे खाद्यान्न आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब हमें फिर खाद्यान्न कहीं और से मंगाना नहीं पड़ता, ठीक है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, यदि बात करें कि कोई भी आमदनी होती है केंद्र सरकार को, तो उसको अपने राज्यों को भी तो देना पड़ेगा। सारा तो केंद्र सरकार रख नहीं सकती क्योंकि राज्य सरकार भी है, तो राज्य सरकार को भी अपनी जो राज्य है उनको चलाने के लिए उनको फंडिंग देनी ही पड़ती है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों के निर्धारण के लिए इसको गठित किया गया है। वर्तमान में यदि बात करें तो 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, जिसकी अवधि 2020 से 25 तक है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं और इन्हीं के अनुसार
जो ये फंडिंग होती है वो की जाती है। तो भारत के जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे, ध्यान में रखिएगा। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं, तो देखिए यदि बात करें व्यापार, परिवहन और वित्त एवं वास्तविक या अस्थावर संपदा, तो ये सभी जो तृतीय क्षेत्र है उसमें शामिल है। बाकी देखिए थर्ड ऑप्शन में वानिकी मात्स्यिकी दिया था, तो ये कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो व्यापार, परिवहन, वित्त, वास्तविक, स्थावर संपदा तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर हमारा ये विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है, बट हमने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है क्योंकि हमने साइंस की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भी आरओ का एग्जाम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सभी वीडियोज़ का रिविज़न आप जरूर कीजिए।